नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं 3 सबसे खास बातें आपसे। सबसे पहली चीज, हम आरआरबी ग्रुप डी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को 3 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी हर एक सब्जेक्ट की, चाहे मेरा खुद का सब्जेक्ट रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, सारे की ही कंप्लीट 3 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि आप ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट कर पाए 3 महीने में। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और उसके बेसिस पे इस साल आपको कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए कि आप इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लें और अपने नाम की एक नौकरी पक्की कर लें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, 1 मार्च को फॉर्म भरना हो चुका है बंद, यानी कि ग्रुप डी के फॉर्म फिलिंग तो क्लोज हो चुकी है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंज विंडो भी बहुत जल्द खुल जाएगी, करेक्शन विंडो, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। खैर, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है बंद। अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस, जिसमें आते हैं 25 सवाल 25 नंबर के। फिर आता है आपके पास मैथ्स, जिसमें फिर से 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा पढ़ाने वाला सब्जेक्ट भी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसके आते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो कुल मिला के आपको मिलते हैं 100 सवाल 100 नंबर के। और कई लोग ऐसे होते हैं जो यहां पे भरोसे होते हैं किस्मत के कि जाएंगे बस तुक्का मार के चले आएंगे। तो तुक्का मत मारना बेटा, क्योंकि सही सवाल करोगे अगर तो 1 नंबर तो मिलेगा भाई, लेकिन अगर गलत करोगे तो 1/3 डिडक्ट भी होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्के के भरोसे या किस्मत के भरोसे ना जाना तो सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे, जो आप अभी से लेके अगले 3 महीने तक करने वाले हैं। मैं क्यों 3 महीने बोल रही हूं आप लोगों को? इसलिए 3 महीने बोल रही हूं क्योंकि बेटा मार्च शुरू हो चुका है। आपका जो पेपर है वो कहीं जाके जुलाई अगस्त तक होने वाला है। तो अगर हम देखें तो कम से कम 3 महीने का समय है हमारे पास, मार्च अप्रैल मई, कम से कम 3 महीने। मैं ज्यादा से ज्यादा भी बोलूं ना तब भी आपको 3 महीने से 4 महीने का समय आपके पेपर में मिलेगा। तो अब देखते हैं हम कि आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या होता है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये मैथ्स में सिर्फ इतना सा पूछते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, ये रीजनिंग का टॉपिक है, पाइप्स एंड सिस्टम्स एक्सेट्रा। इन्होंने कहा मैथ्स में हम आपसे ये पूछेंगे। रीजनिंग के सिलेबस को आपने देखा तो कई टॉपिक्स तो आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है, और कई ऐसे लगेंगे जो हम जानते ही नहीं है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स आपको लगेंगे कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो रीजनिंग का सिलेबस इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने कहा है हम एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, बहुत सारे इन्होंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंशन किए ही नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन ये एग्जाम में पूछते जरूर हैं। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं वो भी अभी देखेंगे। इन्होंने साइंस में सिर्फ इतना बता दिया कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछने वाले हैं 10वीं कक्षा तक की। अब 10वीं कक्षा तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या पूछोगे ये तो बताया ही नहीं इन्होंने। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने बोल दिया कि हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछेंगे, करंट अफेयर्स के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ना इन्होंने हिस्ट्री मेंशन किया, ना इन्होंने ज्योग्राफी मेंशन किया, लेकिन अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको उसके सवाल भी मिलेंगे। तो अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो इस ऑफिशियल सिलेबस में और सच्चाई में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में क्या सच्चाई है ये पता चलेगा आपको 2018 और 2019 के पेपर्स को देख के, जो कि हमारे 2022 में हुए हैं। तो उन सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़ के, समझ के, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये पूरा सिलेबस जो एक्चुअल एग्जाम में पूछता है वो बताया है मैंने। तो शुरू करेंगे हम मैथ्स के संग। मैथ्स में जो सिलेबस में आपसे टॉपिक्स पूछता है वो आता है आपका प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि और छूट यानी कि डिस्काउंट, औसत, फिर आयु, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आता है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, मिश्रण और एलिगेशन आता है हमारा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एसआईसीआई, जिसको हम साधारण और चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय, गति और दूरी,
नाव और धाराएं, ये टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछता है। आपको इनमें से कई टॉपिक्स तो दिखेंगे ही नहीं सिलेबस में एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन आप पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर तो उसमें आपको जरूर दिखेंगे ये सारे टॉपिक्स। फिर आता है हमारा एडवांस मैथ्स। अब देखो मैथ्स को डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक होती है हमारी अरिथमेटिक, दूसरी होती है हमारी एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक जिसको हम अंक गणित बोलते हैं, जिसमें आप लोगों के ये सारे टॉपिक्स आते हैं। एडवांस मैथ्स को एडवांस मैथ्स ही बोलते हैं हिंदी में भी। उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? नंबर सिस्टम बहुत जरूरी, एलसीएम एचसीएफ बहुत जरूरी, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण बहुत जरूरी, फिर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब भी हम लोगों का एडवांस मैथ्स में आता है। ये सब हम लोगों ने जितना पढ़ रखा है, देखो 10th क्लास इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, तो आपने ये सारी चीजें 10वीं कक्षा तक पढ़ रखी हैं। चाहे हम सिंप्लीफिकेशन बोले, चाहे अलजेब्रा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे ज्योमेट्री, चाहे मेंसुरेशन, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और डीआई, ये चीजें भी हम लोगों से एडवांस मैथ्स में पूछता है। ये एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक को मिला के बनता है हमारा मैथ्स, जिसमें के पूछे जाते हैं कुल 25 सवाल। 25 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं आपके अरिथमेटिक के एंड एडवांस दोनों को मिला के मैथ्स के आ जाते हैं आपके 25 सवाल। फिर आती है बात रीजनिंग की। अब रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, मतलब 30 सवाल पूछता है रीजनिंग में से। तो रीजनिंग डिवाइडेड भी आपका 3 पार्ट्स में है। 3 तरीके की रीजनिंग पूछी जाती है। जनरली लोग इसको वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल 3 में डिवाइड है। वर्बल के वो सवाल जो हम लोगों के, जिसको हम बोलते हैं मौखिक तर्क। फिर आता है नॉन वर्बल, जिसको हम बोलते हैं गैर मौखिक तर्क, यानी कि जितने भी फिगर वाले सवाल होते हैं वो इसमें आते हैं। तीसरी प्रकार की रीजनिंग जो आपसे पूछी जाती है रेलवे के हर एक पेपर में, चाहे मैं एएलपी ले लूं, चाहे मैं आरपीएफ ले लूं, चाहे मैं एनटीपीसी ले लूं, किसी भी रेलवे के पेपर में ये जरूर आती है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि होती है तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। यानी कि रीजनिंग आपकी जो लॉजिकल, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं इनमें। आइए देखते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल में क्या क्या पूछा जाता है। तो वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा होता है और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है। 30 नंबर में से सबसे ज्यादा आपसे वर्बल में पूछता है, फिर पूछता है नॉन वर्बल में, फिर आते हैं लॉजिकल के क्वेश्चन सबसे कम। तो आइए वर्बल रीजनिंग में देख लेते हैं। हम लोगों का सबसे पहले आता है एनालॉजी। ये मेरा ही सब्जेक्ट है तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता भी है। एनालॉजी आपका आता है वर्बल वाली एनालॉजी, जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2:3 बताओ, अगर 2:3 है तो 4:2 क्या होगा। ये सिमिलैरिटी वाले एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। फिर ऑड वन आउट यानी कि विषम का चुनाव करना, ऑड वन आउट। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आते हैं। श्रृंखला यानी कि सीरीज से क्वेश्चंस आपसे पूछता है। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या आता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसको हम सिलॉगिज्म भी बोलते हैं, सिलॉग से क्वेश्चन पूछता है। ब्लड रिलेशन आता है। वेन डायग्राम, दिशा एवं दूरी यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अरिथमेटिक रीजनिंग, जिसमें ये एज से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड, आयु से संबंधित सवाल पूछता है अरिथमेटिक रीजनिंग में। क्यूब एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वर्ड अरेंजमेंट यानी कि शब्द व्यवस्था, क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी एवं कैलेंडर, और सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था, ये आ जाता है हमारा वर्बल रीजनिंग। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करी जाए तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो गैर मौखिक तर्क होता है, इसमें आते हैं सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। अब सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि फिगर सीरीज हमारी हो गई कि हम लोगों को एक ट्राइंगल दे दिया, फिर एक इन्होंने स्क्वायर दे दिया, फिर इन्होंने एक पेंटागन दे दिया, अगला फिगर कौन सा होगा। तो लॉजिक लग जाएगा, ये 3 लाइन का फिगर, ये 4 लाइन का, ये 5 लाइन का फिगर, तो अगला फिगर होगा हमारा 6 लाइन का, यानी कि एक हेक्सागन। तो फिगर सीरीज हो गई हमारी। फिगर काउंटिंग यानी कि ऐसे कि एक आपको ये सवाल दे दिया गया, पूछ लिया गया, बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसका आंसर 16 होता है। ट्रिक मैंने क्लास में बताई है, खैर बता रही हूं यहाँ पे। कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितनी आयत हैं, ये सब आपसे पूछ लेता है फिगर काउंटिंग में। तो काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया हमारा एक टॉपिक। फिर आता है पेपर कटिंग फोल्डिंग। ये कागज है, हमने इसको पहले ऐसे मोड़ा, फिर इसके बाद इसको हमने ऐसे मोड़ा और यहाँ पे एक फिगर बना दिया। अब जब ये खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा बताओ। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल आ जाता है। फिर आता है एम्बेडेड फिगर, यानी कि एक बड़ा सा फिगर दे दिया और 4 छोटे छोटे ऑप्शंस दे दिए, बताओ ये कौन सा ऑप्शन इस बड़े से फिगर में छुपा है, यानी कि लुप्त फिगर को ढूंढना, ये आ जाता है एम्बेडेड फिगर में।
फिगर कंप्लीशन, एक फिगर का 3/4 हिस्सा दे देगा, 1/4 हिस्सा छोड़ देगा। वो कह देगा हमारा फिगर कुछ इस प्रकार बना है, तो आप बताओ कि इस जगह पे कौन सा फिगर आएगा। तो आपको ये बताना होगा ऑप्शन को देख के। बहुत आसान सवाल होते हैं। फिर आता है मिरर एंड वाटर इमेज, यानी कि दर्पण और जल प्रतिबिंब। ये 100% पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो कि रेलवे के किसी भी पेपर में नहीं छूटती है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि जितने भी हमारे कथन से संबंधित सवाल होते हैं वो इसमें आते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई ट्रिक नहीं होती। इस क्वेश्चन को करने का बस एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस और इसकी भाषा को समझना। कथन में जो कहा जा रहा है उसको समझ लोगे तो आंसर सही आ जाएगा। और इसीलिए इस टॉपिक में लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब करते हैं जब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक में गलती कभी नहीं होगी। इसमें आ जाते हैं डेटा सफिशिएंसी के सवाल, फिर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, कथन और निष्कर्ष, कथन और धारणा, कथन और कारण और प्रभाव, इस तरीके के कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग में। तो रीजनिंग के आ जाते हैं कुल यहां से 30 सवाल। अगर बात करी जाए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा सागर है जिसमें आप जितना जितना अंदर जाओगे आप उसमें उतना डूबते जाओगे। वहां से निकलने का कोई फिर रास्ता होता नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े स्विमर ही क्यों ना हो। तो वैसा ही एक सागर है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जहां पे उसने पूछता क्या क्या है ये बताते हैं। बताया तो उसने इतनी सी चीज है, पूछता है इतना सब कुछ। सबसे पहले आता है स्टैटिक जीके, जिसमें कैपिटल, करेंसी, कौन सी नदी कहां से, कौन सा पहाड़ कहां पे, बहुत सारी चीजें स्टैटिक जीके में आपकी आ जाती हैं। करंट अफेयर्स, फिर आता है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री होती है हमारी 3 प्रकार की, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, यानी कि इतिहास जो होता है वो हमारा प्राचीन होता है एंशिएंट, मध्यकालीन यानी कि मेडिवल, और आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। ये आपको हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, जो कि इन्होंने मेंशन भी नहीं किया था सिलेबस में हिस्ट्री, लेकिन ये पूछता है। फिर ज्योग्राफी, वर्ल्ड इंडियन आती है, जिसमें से इंडियन के ज्यादा सवाल आते हैं, वर्ल्ड के आते हैं काफी कम सवाल। पॉलिटी यानी कि राजनीति, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इन पर भी संबंधित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, तो कुल मिला के यहां पे हम लोगों का इतना सब कुछ पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में। फिर आ जाता है जीएस यानी कि जनरल साइंस। अगर मैं आप लोगों को एक्चुअल सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस में इसने क्या कहा कि हम सिर्फ 10वीं कक्षा तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पूछेंगे टिल 10th स्टैंडर्ड। एक सीबीएसई को स्टैंडर्ड मान के उसने बोला कि 10वीं कक्षा तक हम पूछने वाले हैं, 10वीं कक्षा तक के सीबीएसई बोर्ड तक। तो अब आप समझो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी कि बायो, इसमें से क्या पढ़ना है इसने नहीं बताया, लेकिन हमने किया, मेहनत करी, लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखा। आप जानते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के 30 सवाल एक साथ, मैथ्स के 25 सवाल एक साथ, ये नहीं होता है। यहाँ 100 क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। एक एक सवाल को छांटा और तब देखा कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे हैं साइंस के। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, वो मेहनत हम कर चुके हैं आपके लिए, आपको बस देखना है। जनरल साइंस में उसने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछेगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पूछेगा, लेकिन उसमें से किस टॉपिक से पूछता है ये मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके रखी है। आप बस टॉपिक का नाम देख लो और स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल भी लास्ट में बता दूंगी। अभी सिर्फ समझो। देखो फिजिक्स में ये आपसे ये सारे टॉपिक्स पूछता है, इतने सारे टॉपिक्स ही आपसे पूछता है फिजिक्स के, इन टॉपिक से ही ये सवाल पूछेगा फिजिक्स में आपसे। स्क्रीनशॉट मत लेना, बता रही हूं, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी। फिर आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैटर हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, मेटल नॉन मेटल, इन सब सारे टॉपिक्स की, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है बायोलॉजी, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बायो के सवाल पूछे जाते हैं आपके, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन, साइटोलॉजी, बॉटनी, इस तरीके के सवाल आपसे लाइफ साइंस एंड बायो में पूछे जाते हैं। जूलॉजी भी पूछता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कौन से किस चीज से की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, डिजीजेज एंड डेफिशिएंसी, ये सारे सवाल आपसे पूछता है। ह्यूमन डिजीजेज एंड डेफिशिएंसीज, ये सब हमसे पूछता है बायो में। पूरे टॉपिक की लिस्ट अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ये हो जाता है हम लोगों का। अब देखो बात आती है कि आपका सिलेबस तो मैंने बता दिया, सिलेबस तो मैंने बता दिया कि मैं आपसे कहा सिलेबस तो मुझे भी पता था, लेकिन आपने कहा था आप स्ट्रैटेजी बताओगे 3 महीने की। तो बेटा 3 महीने यानी कि 90 दिन की स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूं आपको।
90 दिन की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं आपको हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की, कि इस सब्जेक्ट में आप इतना पढ़ो अगले 90 दिन तक, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ो अगले 90 दिन तक, और इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ो अगले 90 दिन तक। सारे ही सब्जेक्ट्स की किस टॉपिक से हमें कितना पढ़ना है और कितने दिन देने हैं उस टॉपिक को, ये बताने वाली हूं मैं 90 दिन में पूरा डिवाइड करके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मैथ्स के 90 डेज के शेड्यूल के साथ। अगर आप मैथ्स का 90 डेज का शेड्यूल देखो तो यहां पे मैंने अरिथमेटिक और एडवांस दोनों में बांट रखा है 90 डेज को, जहां पे हमारे कुछ टॉपिक्स ये हैं जिनको आपको यहां पढ़ना है और फिर ये आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स, ठीक है। अब देखिए अरिथमेटिक जो है उसके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अरिथमेटिक को मैंने यहां पे रखा है सबसे पहले, जहां पे आप लोग को परसेंटेज को देने हैं कुल 5 दिन। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाएगा जो चाहे रेशियो प्रपोर्शन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, सब में यूज होगी। तो परसेंटेज को सबसे पहले पढ़ना है और सबसे ज्यादा फोकस से आपको परसेंटेज का टॉपिक ही पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत फायदा मिलता है आपको। तो परसेंटेज को देना है आपको 5 दिन। फिर आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, काफी सवाल पूछता है इससे, इसमें आपको देने हैं 6 दिन। एवरेज में देने हैं 4 दिन। रेशियो प्रपोर्शन को भी 4 दिन। देखो आपको जो अरिथमेटिक है इसमें आपको काफी समय देना होता है। रेशियो प्रपोर्शन को 4 दिन देने हैं, पार्टनरशिप को देना है 1 दिन। एक छोटा सा टॉपिक है आपका 1 दिन में हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन 2 दिन का समय दे दो। CISI काफी बड़ा टॉपिक है, 5 दिन का समय देना इसको। टाइम एंड वर्क 3 दिन। पाइप्स एंड सिस्टम छोटा टॉपिक है, 1 दिन में हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस फिर से एक बड़ा टॉपिक, इसमें भी 5 दिन। बोट्स एंड स्ट्रीम 1 दिन में हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो कि अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हो ना तो 37 दिन, होली वोली सबको कंसिडर कर लो, तो 40 दिन में आपका अरिथमेटिक पूरा हो जाएगा। अगले 40 दिन में जैसा मैंने बोला है बस इसी हिसाब से अगर आप चलो तो 40 दिन में आप अपना अरिथमेटिक पूरा कर सकते हो, जिसमें आप कॉन्सेप्ट भी करना और प्रैक्टिस भी करना। भाई 5 दिन अगर मैंने दिए तो 5 दिन कॉन्सेप्ट थोड़ी ना करोगे, कॉन्सेप्ट करोगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका चलेगा अरिथमेटिक 40 दिन तक। अरिथमेटिक आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, 40 दिन हमारे निकल गए, तो हमारे पास ले दे के बचते हैं 50 दिन, क्योंकि 90 दिन का मैं आपको बता रही हूं। तो 50 दिन का पूरा सिलेबस आइए देखते हैं। 50 दिन और हमारे पास अब क्या है, एडवांस मैथ्स। और एडवांस मैथ्स में टॉपिक्स भी बहुत बड़े हैं, तो उनमें समय भी हमको थोड़ा ज्यादा देना है। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 दिन, जिसमें आपको सारी कैलकुलेशन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी कैलकुलेशन नंबर सिस्टम ही सिखाता है। तो नंबर सिस्टम में आ जा देना 6 दिन। LCM HCF 3 दिन। सिंप्लीफिकेशन को देने हैं 4 दिन। एल्जेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक 6 दिन। ट्रिग्नोमेट्री 5 दिन। हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, छोटा सा टॉपिक है, आपको इसके देने हैं 2 दिन। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक 8 दिन। मेंसुरेशन जिसमें 3D एंड 2D दोनों फिगर पूछता है, तो इसमें देने हैं आपको 8 दिन। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा टॉपिक है, तो इसमें 2 दिन दे देना हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स फिर से थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो 3 दिन। प्रोबेबिलिटी 3 दिन। और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI जो काफी ज्यादा पूछा जाएगा, इसमें आपको देने हैं 4 दिन। ये नोट डाउन कहीं मत करना, पूरा PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो कुल मिला के 54 दिन के अंदर आपका एडवांस भी कंप्लीट हो जाएगा। उधर मैंने माने लगभग 37 से 40 डेज और यहां मैंने माने 54 से लगभग 55 दिन। तो कुल मिला के हमारा 90 से 95 दिनों में हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए वो कंप्लीट हम कर लेंगे, अगर मैंने आज से भी तैयारी शुरू करी तब भी। और आज से भी तैयारी शुरू करोगे तो भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि एग्जाम जुलाई अगस्त से पहले होना नहीं है। तो आपके पास देखा जाए तो 4-5 महीने का समय है, फिर भी मैं कम से कम 90 दिन भी मान के चलूं तो भी आप इसको अच्छे से कर लोगे। अभी भाई बीच में कहोगे मैम होली पड़ गई, 2 दिन उधर हमारा चला गया, फिर बीच में ये पर्व पड़ गया, बीच में इसका बर्थडे पड़ गया, उसकी शादी पड़ गई, तो इन सबको कंसिडर करके 90 डेज का ये स्टडी प्लान मैंने आपको मैथ्स का दिया। अब हम चलते हैं इसी तरीके से रीजनिंग के 90 डेज के स्टडी प्लान के ऊपर। तो रीजनिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तीनों को ही आपको बता देती हूं। एनालॉजी को आपको देने हैं 5 दिन, ऑड वन आउट 5 दिन, कोडिंग डिकोडिंग 5 दिन, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और ब्लड रिलेशन को मिला के 4-4 दिन, वेन डायग्राम 3 दिन, सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा टॉपिक है तो 5 दिन, डिस्टेंस, डायरेक्शन और अरिथमेटिक रीजनिंग को 3-3 दिन देने हैं। क्यूब्स एंड डाइस 2 दिन दे दोगे काम चल जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़ा टॉपिक है 3 दिन। वर्ड अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर को मिला के आपको 2 से 4 दिन देने हैं। फिर आ जाता है हमारा वर्बल पूरा कंप्लीट, वर्बल पूरा कंप्लीट, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है वर्बल में। सीरीज
नॉन वर्बल सीरीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना इसकी, क्योंकि इनमें लॉजिक नहीं चलता है, इनमें ट्रिक नहीं चलती है, इनमें शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इनमें होती है सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस वो भी कैसे, ये भी आप लोग को बता दूंगी। फिगर काउंटिंग बड़ा टॉपिक है, 4 दिन। पेपर कटिंग फोल्डिंग 2 से 3 दिन का समय दे देना, खत्म हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर 1 से 2 दिन, कंप्लीशन ऑफ फिगर 1 से 2 दिन, मिरर इमेज, वाटर इमेज आपका 2 से 3 दिन का समय देने पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अगर लॉजिकल रीजनिंग पे, हर एक टॉपिक को 1 दिन देना, उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का यहां तक मिला के हो गया कुल 75 दिन। इन सब का टोटल करोगे तो यहां तक आ गया 75 दिन। अब रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मैथ से काफी कम है, इसलिए वहां पे पूरे 90 दिन आ रहे थे, यहां पे आ रहे हैं 75 दिन। बचे हुए 15 से 20 दिनों में आपको करने हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट। आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस का मिक्स्ड प्रैक्टिस या मिसलेनियस प्रैक्टिस करो अगले 15 से 20 दिन तक, तो आपका रीजनिंग में जो 30 में 30 है वो 100% स्कोर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं आइए जीके की, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके काफी बड़ा पोर्शन है, 10 दिन। एंशिएंट हिस्ट्री में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमारे प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा, जितनी भी डायनेस्टीज थी, इनके बारे में बताया जाता है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल उससे भी बड़ा है, तो यहाँ पे 10 दिन देना मेडिवल को। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको 10 दिन देने हैं, तो आप लोगों का हिस्ट्री कंप्लीट होगा टोटल, तब जाके 28 दिन, यानी कि 1 महीना तो लगेगा सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट करने में आपको, अच्छे से पढ़ के समझ के। फिर आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री 3 दिन, यानी कि कुल मिला के आपका लगभग 30 से 31 दिन में सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगा, 1 महीने के अंदर। फिर ज्योग्राफी में लगेंगे आपको 12 दिन, जिसमें वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों इंक्लूडेड है। वर्ल्ड वाली कम आती है, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 8 और 4 दिन का रेशो अगर रखोगे इंडियन और वर्ल्ड में, तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल साइंस है, बहुत बेसिक है, 4-5 दिन का समय भी दे दोगे तो भी आपका एनवायरमेंटल साइंस पूरा हो जाएगा। पॉलिटी, जिसको हम बचपन में सिविक्स कहते थे और जिसको हम राजनीति से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं उनमें देने हैं आपको 8 दिन, क्योंकि यहाँ पे रटना होता है काफी सारी चीजें। ये अमेंडमेंट था, ये एक्ट था, इस रूल के अंदर ऐसा होता है, उस रूल के अंदर वैसा होता है, तो ये सब रटने वाली चीजें हैं, तो 8 दिन यहाँ पे आपको लगेंगे। और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसमें आपको फिर से देने हैं 6 दिन कम से कम। फिर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स क्या करें? करंट अफेयर्स देखो, हर दिन हमारी यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास होती है, एक मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन होता है, उसको जरूर देखो। और हर हफ्ते एक वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन हमारे एप्लीकेशन पर आती है, और हमारे यूट्यूब पर भी फ्री वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती रहती हैं, उनको आप देखो। तो हफ्ते हफ्ते करके करंट अफेयर्स कवर करते रहना। ये ना सोचना कि मार्च का करंट अफेयर्स हम मार्च के एंड में देखेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। हफ्ते हफ्ते करके डेली क्लासेस देखो, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स आप जरूर देखो, करो, ताकि आप लोगों का करंट अफेयर्स साथ ही साथ प्रिपेयर होता रहे। सोचो एग्जाम के समय हम 4-5 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर आ जाता है हमारा शेड्यूल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 20-20-20 दिन देने हैं आपको, कुल मिला के आपके आ जाएंगे 60 दिन। 60 दिन, 60 डेज में आपका साइंस कंप्लीट हो सकता है, बहुत आराम से 60 डेज में आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका 3 महीने का शेड्यूल। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी, 3 महीने का शेड्यूल। अब आती है तीसरी और सबसे जरूरी बात कि हम कट ऑफ, मैम हम देखिए हमारे पास 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं 100 नंबर के, लेकिन हम कम से कम कितने नंबर लाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के। ऑल्दो पिछले बार जब पेपर हुआ था तो वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस बार उसके कंपैरिजन में वैकेंसी कम है, लेकिन हुआ भी तो बहुत साल पहले था। तो अब हम अगर देखें इस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को, तो सबसे कम कट ऑफ जो गई थी वो गई थी बेंगलुरु में, लोएस्ट कट ऑफ 62 नंबर, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई थी वो गई थी कोलकाता में 80.5 नंबर। तो हाईएस्ट कट ऑफ अगर मैं देखूं तो 80.5 थी। तो आप मान के चलो इस बार भी अगर आपको अपने आप को सेफ मानना है तो 70 से 80 नंबर तक आप टारगेट लेके चलो। आप सोचो आप किसी भी जोन से हो, जरूरी नहीं है कि आप इस जोन से हो, आपके जोन में पिछली बार कट ऑफ कम गई थी तो आप कम टारगेट लो, नहीं, आपको टारगेट लेके चलना है कि 75 से 80 नंबर या उससे ऊपर लाना है, किसी भी जोन से है, तब आप अपने आप को 100% सुरक्षित मान सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट पे हम कितने नंबर लाएं कि मैम ये पॉसिबल हो सकता है? तो ये काफी आसान है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 25 सवाल में से देखो
एक शब्द होता है आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने जितना इन्वेस्ट किया उस पे हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपको देखने को मिलता है मैथ्स एंड रीजनिंग में। आप जितनी मेहनत करोगे आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। जीएस में ये नहीं पॉसिबल होता है। आप एक साल तक भी जीएस पढ़ोगे ना तो भी चांसेस कम है कि आप जीएस में फुल ला पाओगे, और अगर आप 3 महीने भी मैथ्स पढ़ोगे ना या रीजनिंग पढ़ोगे तो भी चांसेस है कि आप पूरे में पूरे नंबर लेके आ सकते हो। तो इसीलिए मैथ्स एंड रीजनिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इन 50 में से अगर मैं कह रही हूं आपने 45 नंबर भी ले आए, इन 50 दोनों को मिला के अगर मैं कह रही हूं, अगर सॉरी इसमें 50 नहीं है, यहाँ पे 55 है, इन 55 में से मैं कह रही हूं अगर आप 50 नंबर भी ले आए बेटा, तो आपको इन दोनों से सिर्फ 30 नंबर ही तो लाने हैं 80 तक पहुंचने के लिए। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि ये इनमें पॉसिबल है ये लाना। तो आप मान के चलो आप मैथ्स में 20 से 20 प्लस, मतलब 20 से 22 नंबर तक आप मैथ्स में लेके आओ। रीजनिंग में बड़े आराम से आप 28 से 30 नंबर पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हो। तो अगर मैं इधर देखूं 30 और 20 50 तो मेरा हो गया। तो अब मुझे सिर्फ 30 नंबर चाहिए इधर में से, और जिसमें मैं आपको बताऊं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसमें कम चांसेस होते हैं ज्यादा स्कोर करने के। तो मैं कह रही हूं चलो आपने 12 से 15 नंबर ही इधर स्कोर किए तो भी तो आपको बेटा इधर 15 से 18 मार्क्स ही करने हैं 30 तक लाने के लिए। इधर मिला के 50 हो गया, इधर मिला के लोएस्ट भी मान रही हूं 30 हो गया, तो आपके 80 नंबर तो ऐसे ही डन हो गए ना। 80 नंबर तक अगर आप लाते हो तो आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है 2025 में। अब बात आती है कि मैम ये रीजनिंग में 28 से 30 नंबर, आप रीजनिंग के टीचर हैं, हमको बता दीजिए कि हम रीजनिंग में 28 से 30 नंबर कैसे लेके आए। तो बेटा उसके लिए हमारी डेली क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर। डेली बेसिस पे यूट्यूब पे 12 बजे मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आती हूं जिसमें आप लोगों की खूब सारी प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है हमसे कि मुझे मैम कुछ नहीं आता है रीजनिंग में फिर भी मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे कुछ नहीं आता है मैथ्स में फिर भी मुझे क्वालिफाई करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने लॉन्च किया है रफ्तार बैच। हमारे एप्लीकेशन लैब पर हमने रफ्तार बैच नाम का एक बैच लॉन्च किया है। बैच को ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर जाते हैं। आप वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको सबसे पहले दिखेगा ये रफ्तार बैच। इस रफ्तार बैच जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 2495, इसमें आप लोगों को पूरा रीजनिंग का, पूरा मैथ्स का, पूरा करंट अफेयर्स, पूरा जनरल अवेयरनेस, पूरा साइंस यानी कि ग्रुप डी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। 2495 रुपए के ये बैच पे अभी चल रहा है एक बहुत बढ़िया ऑफर, और आपको ये बैच मिल रहा है सिर्फ 549 रुपीज में। अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको इस बैच पे एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों की बेसिक से पूरी तैयारी कराई जा रही है ग्रुप डी की। तो आप इस बैच को जरूर देख सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे 12 बजे मैं क्लास लेती हूं, उसमें जरूर आइएगा एंड कॉमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है इन चारों में से, और सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैं देखना चाहती हूं कि आप में से कितने हैं जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरीके के और खूब ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेके आ रही हूं। तो ऐसा ना हो कि एक आध वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगला वीडियो में लेके आने वाली हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग की पर्टिकुलरली अगले 3 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।